वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे किसके बारे में कि कोई भी एक बाहरी आवेशित कण है वो माध्यम में से होकर गुजर रहा है और माध्यम में से होकर जब गुजरेगा तो उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा माध्यम के परमाणुओं के लिए। माध्यम में जो परमाणु हैं उनके कक्षीय इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा ताकि उसकी हमेशा जो ऊर्जा हानि है कम होती, ऊर्जा हानि होती चली जाएगी जैसे जैसे वो उसमें गति करेगा। तो इकाई दूरी चलने पर जो ऊर्जा हानि हो रही थी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे माइनस के डी अपॉन डी एक्स। वो कितनी आ रही थी? जेड स्क्वायर ई फोर। जेड किसका परमाणु क्रमांक था? जो भी बाहरी आवेशित कण आ रहा था उसका परमाणु क्रमांक था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। यहां पर आ रहा था एन अपॉन एम वी स्क्वायर इस तरह से, और लॉग ई बेस में 2 एम वी स्क्वायर अपॉन एच एफ। कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ रहा था हमारा कि ऊर्जा हानि इकाई दूरी चलने पर ऊर्जा हानि थी वो जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन अपॉन एम वी स्क्वायर लॉग ई 2 एम वी स्क्वायर अपॉन एच एफ। ये फॉर्मूला था। इक्वेशन नंबर इस पर जो भी चल रही थी वो थी, ठीक है, डाल दी होगी आपने। अब देखें, माना पहले हमने मानी थी एकांक आयतन में परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मान रहे हैं माना एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या। पहले मानी थी इलेक्ट्रॉनों की, परमाणुओं की जो संख्या है वो हमने मान ली कैपिटल एन, ठीक है। इसलिए और मान लिया कि प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक, प्रत्येक परमाणु का परमाणु जो क्रमांक है वो हमने मान लिया कितना है, Z1। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। तो उसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है Z1, तो एकांक आयतन में परमाणु संख्या n है तो कितनी हो जाएगी? n टाइम्स ऑफ Z1। ये हो जाएगी क्योंकि परमाणु एक का परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, n टाइम्स है। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? nZ1। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? स्मॉल n से। स्मॉल n की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कितना जाएगा? माइनस के डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर ई की पावर में 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n की वैल्यू यहां पर डाल देंगे nZ1 अपॉन में एम वी स्क्वायर लॉग ई 2 एम वी स्क्वायर अपॉन एच एफ। फ्रीक्वेंसी की f, ठीक है। इस पर नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, लिखें यहां तक इसको पूरा। इक्वेशन डाल देना नेक्स्ट जो भी है। लिख देना उपरोक्त समीकरण बाहरी आवेशित कणों के द्वारा ऊर्जा हानि का बोर सूत्र कहलाता है। उपरोक्त समीकरण बाहरी आवेशित कण के द्वारा ऊर्जा हानि का बोर सूत्र कहलाता है। ऊर्जा हानि का बोर सूत्र कहलाता है। यहां माइनस डी अपॉन डी एक्स को निरोधी विभव भी कहते हैं। निरोधी विभव नहीं, निरोधी शक्ति, स्टॉपिंग पावर। यहां माइनस डी अपॉन डी एक्स को निरोधी शक्ति ब्रैकेट में लिख देना स्टॉपिंग पावर कहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद हेडिंग डालना आपेक्षिकीय संशोधन या बेथे ब्लॉक सूत्र। आपेक्षिकीय संशोधन या बेथे ब्लॉक सूत्र। बेथे ब्लॉक ये साइंटिस्ट के नाम है, बेथे ब्लॉक सूत्र। हेडिंग डाल देना है इसको
आपेक्षिकीय संशोधन या बेथे-ब्लॉक सूत्र। तो देखें इसमें जब भारी आवेशित कणों की के द्वारा ऊर्जा हानि हो रही थी, वहां हम उसका जो वेग था, जो भी पार्टिकल भारी आवेशित कण है वो गति करता हुआ जो आ रहा था, उसका वेग था v इज वेरी वेरी लेस देन था। यानी कि जो बोर सूत्र है केवल अप्लाई हो सकता है अनापेक्षिकी गतियों के लिए। किन गतियों के लिए? अनापेक्षिकी गतियों के लिए। लेकिन आपेक्षिकी गतियों के लिए उसमें क्या किया, बोर सूत्र में थोड़ा सा संशोधन किया था किसने? बेथे-ब्लॉक ने। और उनके लिए फॉर्मूला उसने दिया था बेथे-ब्लॉक ने। तो इसमें थोड़ा सा ही संशोधन है, देखो कितना है वो, यहां पर कितना आ गया था ये nz1, ठीक है। अब इसमें कितना संशोधन किया है वो खुद देखना आप। log 10 बेस में 10 था या e बेस था? e बेस था। log 2 mv स्क्वायर अपॉन hf, इतना तो फॉर्मूला ही है। इसमें से माइनस में है log e बेस में 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला और है आगे, इसमें ये वाली टर्म और जुड़ जाती है। किसके लिए? आपेक्षिक गतियों के लिए, कि जो भारी आवेशित कण आ रहा है यदि वो इस प्रकार से है, v टेंड्स टू c है उसके लिए, तो उसके लिए जो ऊर्जा हानि का फॉर्मूला है वो इससे दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं हम इस तरह से कि माइनस के डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर ई की पावर में 4, ये हो जाएगा nz1 अपॉन mv स्क्वायर। m क्या है? जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है ये, और v किसका वेग है? v आने वाले पार्टिकल का वेग है, ये ध्यान रखना। 2 mv स्क्वायर अपॉन hf log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, और माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। एक तो इस पर आ जाएगा ब्रैकेट, ये पूरा भार है पूरा, ठीक है, इस तरह से, और मल्टीप्लाई में है पूरी ये क्वांटिटी इसके मल्टीप्लाई में है। तो लिखें इसमें आपेक्षिकीय संशोधन या बेथे-ब्लॉक सूत्र में बोर सूत्र केवल अनापेक्षिकीय गतियों के लिए ही परिभाषित होता है। बोर सूत्र केवल अनापेक्षिकीय गतियों के लिए ही परिभाषित होता है। बेथे व ब्लॉक ने आपेक्षिकीय गतियों के लिए बोर सूत्र में निम्न संशोधन किया। बेथे व ब्लॉक ने निम्न संशोधन किया। निम्न संशोधन किया जो कि निम्न प्रकार है। निम्न संशोधन किया, इसको लिख दो, माइनस के डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दोनों टर्म को लिख दो और इस पर डाल देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यदि उसमें ये वाली कंडीशन लगाएं तो हम अनापेक्षिकीय वाली, तो v इज वेरी वेरी लेस देन होने पर इसको हम v टेंड्स टू जो c है, v इज वेरी वेरी लेस देन है c से, तो इस टर्म को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं 0, ये भी टेंड कर जाएगी 0 की ओर, ठीक है। तो उस स्थिति में वही वाला फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा बोर सूत्र वाला। इसका डेरिवेशन नहीं है पूरा कि किस तरीके से आया है फॉर्मूला, सिलेबस में नहीं है, सीधा लिखना है। अब इसमें डालो हेडिंग निष्कर्ष। इनको लिखने के बाद इसमें हेडिंग डाल दो निष्कर्ष। और देखो यहां पर जो ऊर्जा हानि है माइनस के डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि माइनस के डी अपॉन डी एक्स, यानी कोई भी भारी आवेशित कण आ रहा है उसके लिए जो ऊर्जा हानि है वो जेड स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। जेड किसका परमाणु क्रमांक है? आने वाले भारी आवेशित कण का। तो भारी आवेशित कण आ रहा है एक, जिसके लिए जेड का मान 10 है, एक के लिए जेड का मान 11 है। सोचना जरा, तो किसके लिए ऊर्जा हानि ज्यादा होगी? जिसके लिए परमाणु क्रमांक ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं तो भारी आवेशित कणों के लिए ऊर्जा हानि उसकी तुलना में जो हल्का है, उसकी तुलना में बोल रहे हैं, उसकी तुलना में हल्के आवेशित कण की तुलना में जो ऊर्जा हानि होगी उसकी तुलना में क्या होगी? अधिक होगी। भारी के लिए ज्यादा होगी और हल्की उसकी तुलना में जो हल्का कण है उसके लिए ऊर्जा हानि कम होगी। तो लिखें इससे
समीकरण चूंकि करके लिखना सब पॉइंट 1 में माइनस के डी अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, अर्थात बाहरी आवेशित कणों के लिए ऊर्जा हानि बाहरी आवेशित कणों के लिए ऊर्जा हानि हल्के आवेशित कणों की तुलना में अधिक होती है। हल्के आवेशित कणों की तुलना में अधिक होती है। सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड पॉइंट इसी में यहीं पे लिख दो। सेकंड पॉइंट क्या है, माइनस के डी अपॉन डी एक्स वो प्रोपोर्शनल है यहाँ पर किसकी, Z1 की भी, यानी और Z1 किसका परमाणु क्रमांक है, Z1 किसका माना था यहाँ पर, जो माध्यम के परमाणु है उनका परमाणु क्रमांक, यानी कि माध्यम का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर वहां पर ऊर्जा हानि का मान भी बढ़ेगा। लिख दो सेकंड पॉइंट, चूंकि माइनस की डी अपॉन डी एक्स प्रोपोर्शनल टू है Z1, अर्थात माध्यम के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा, अर्थात माध्यम के परमाणुओं का परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा ऊर्जा हानि भी उतनी ही अधिक होगी। ऊर्जा हानि भी उतनी ही अधिक होगी। ऊर्जा हानि भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो भारी आवेशित कणों के अंतर्गत कौन आ गया, जो अल्फा पार्टिकल है वो आ गए। तो अल्फा जो नाम के कण है उसकी हमने, जब वो माध्यम के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा उसके बारे में हमने पढ़ लिया पूरा। अब इसके बाद कौन था, बीटा पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो हेडिंग डालना, पदार्थ की इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन, ब्रैकेट में लिख देना, हल्के कणों के साथ अन्योन्य क्रिया। पदार्थ की इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन हल्के कणों के साथ अन्योन्य क्रिया, हेडिंग डाल देना नेक्स्ट। अल्फा कणों के बारे में पढ़ लिया, बीटा कणों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो अगर माध्यम में से होकर गुजरेंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, वो माध्यम के पार्टिकल को किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। हेडिंग डाल दो इसको। देखो, जब भारी आवेशित कण उसमें से जाता है तो हम उसका पथ कैसा कंसीडर कर रहे थे कि वो उस माध्यम में से बिल्कुल सीधा होते हुए गुजर रहा है। भारी आवेशित कण जब भी माध्यम में से गुजर रहा है तो वो बिल्कुल सीधा पथ पे जा रहा है। लेकिन जो हल्के आवेशित कण होंगे उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हल्के आवेशित कण है वो माध्यम में जिगजैग पथ को फॉलो करते हैं। वो तो इस तरह से जा रहे थे, लेकिन जो हल्के आवेशित कण है वो इस तरह से पथ को फॉलो करते हैं, टेढ़े मेढ़े पथ पर जाते हैं। तो उनके लिए हम बोर सूत्र के द्वारा, जो बोर सूत्र है उसके द्वारा हम इसके ऊर्जा हानि को नहीं बता सकते। जो बोर सूत्र है उसके द्वारा हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस चीज को हम एक बात से समझते हैं कि ऐसा इनके साथ होता क्यों है। देखो, समझने की कोशिश करना कि एक कार वाला जा रहा है, हाईवे पर है, एक कार वाला जा रहा है, साइड से ट्रक जा रहा है। अब क्या होगा, यदि वो गाड़ी है थोड़ी सी अगर भिड़ जाती है ट्रक से, तो ट्रक के डायरेक्शन में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ट्रक सीधा ही चलता रहेगा। अगर उससे थोड़ी सी टच होकर कार निकली है तो कार की स्थिति पर हम बात नहीं कर रहे, ट्रक की पर कर रहे हैं कि तो ट्रक की गति पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर हम, अब क्या है कि वही कार जा रही है और एक साइकिल वाला है, साइकिल वाले से थोड़ी सी टच में हो गई कार, तो उस जो साइकिल वाला है उसकी पथ में क्या डिफरेंस आएगा, किस तरह से गतिशील होगा वो, इस तरह से उसका हैंडल है वो जिगजैग हो जाएगा, मतलब उसका टेढ़ा मेढ़ा पथ हो जाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर हो रही है कि जब भारी आवेशित कण था उस पर वो इफेक्ट नहीं डाल रहा था, वो सीधा गुजर रहा था, माध्यम के परमाणु उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे थे, वो सीधा निकल जाएगा। लेकिन हल्का आवेशित कण है तो उस पर वो क्या कर रहे हैं, माध्यम के जो परमाणु है इफेक्ट डाल रहे हैं। इससे उसका पथ है वो कैसा हो गया, ये जिगजैग। कैसा हो गया ये वाला पथ? जिगजैग हो गया। तो उसके लिए हम बोर सूत्र को यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक स्थिति है, इसमें जो इनका अन्योन्य क्रिया होती है दो प्रकार से होती है, एक तो है आयनीकरण और दूसरा है ब्रह्म स्ट्रॉलिंग।
ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ब्रह्म स्टर्लिंग एक जर्मन भाषा का वर्ड है, ये जर्मन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है अवमंदित करना। क्या करना? अवमंदित करना। तो देखो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो आ रहे हैं वो लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दूसरी स्थिति है कि ग्रेटर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि वो लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उनका जो ऊर्जा हानि है, उनकी जो ऊर्जा हानि है वो आयनीकरण के द्वारा दी जाएगी, आयनीकरण तरीके से दी जाएगी। यानी कि उसमें बोर्ड सूत्र में थोड़ा सा ही चेंजेस है। कितना था बोर्ड सूत्र? Z² e⁴ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कैपिटल N Z1 अपॉन में कितना आ जाएगा mv² log e बेस में 2 mv² अपॉन hf, ये था, और माइनस के इसमें आ जाएगा। इतना तो था वो कौन सा फॉर्मूला, बोर का फॉर्मूला, इसमें चेंज आ जाएगा थोड़ा सा 1.232 का, इतना चेंज आ जाएगा। तो ये वाला बन जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के लिए अन्योन्य क्रिया के लिए या ऊर्जा हानि का फॉर्मूला, इतना चेंजेस आएगा बस इसमें, ठीक है। और जेड क्या था? आने वाले उसका जो भी कण आ रहा है उसका परमाणु क्रमांक है, तो -1 इलेक्ट्रॉन 0 के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए या पॉजिट्रॉन के लिए बात करें, या फिर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को हम इस तरह से लिखते हैं -1 E0 या +1 E0 के लिए Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? -+1, इसके लिए -1, या अलग अलग लिखते हो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, क्योंकि -1 E0 के लिए Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? परमाणु क्रमांक -1 जो नीचे लगा रहता है वही एज ए परमाणु क्रमांक की तरह बिहेव करेगा, व +1 E0 के लिए Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? +1। तो इसमें वैल्यू डालेंगे तो -1 डालो या +1 डालो तो माइनस की dE/dx इक्वल टू हो जाएगा 1, वैल्यू हो जाएगी इसकी e की पावर में 4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, n Z1 अपॉन में mv², और ये हो जाएगा log e बेस में 2 mv² अपॉन में hf, और माइनस के 1.232, इतना चेंजेस आ जाएगा। कब? जब लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें, तो इतना चेंजेस आएगा फॉर्मूले में। अब यहां पर देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो कितनी होती है? हाफ आपतित इलेक्ट्रॉन की, इस तरह से लिखो आपतित, क्योंकि आपतित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन दोनों पे ही बात चल रही है, आपतित इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? हाफ mv², उसका वेग हम v मान रहे थे, और उसमें देखो बोर्ड सूत्र में हम उसका द्रव्यमान, जो भी आपतित कण आ रहा था भारी आवेशित कण, उसमें द्रव्यमान हम m मान रहे थे, लेकिन वो m कहीं पर भी इस फॉर्मूले में आया नहीं था, उसका यूटिलाइज ही नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। ये स्मॉल m कौन सा आ रहा है? जो परमाणु है उनका जो कक्षीय इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आ रहा था स्मॉल m, ये ध्यान रखना, यानी इलेक्ट्रॉन का मास था m, और यहाँ पर ये m, ये भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आपतित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि आपतित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैपिटल M वो स्मॉल m के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही मास है दोनों, तो इसको हम कितना लिख देंगे? हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? E से, ठीक है। तब इसको समीकरण हम डाल सकते हैं, 1, इसको 2, इसको डाल दें 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हम कितना लिख सकते हैं? इसमें mv² की जगह हम लिख देंगे 2e, और 2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आएगा ये, माइनस के dE/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? e की पावर में 4 अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n Z1 अपॉन में e, ये हो जाएगा 2e, और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, और कितना हो जाएगा? log e बेस में 2 mv² अपॉन में hf, और 1 माइनस
1.232 इतना आ जाएगा। तो लिखें इसमें हेडिंग डालने के बाद लिखना बाहरी आवेशित कणों के द्वारा माध्यम में ऊर्जा हानि को बोह्र सूत्र के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन के लिए इसे बोह्र सूत्र के द्वारा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि बाहरी आयनों के लिए यह माना गया कि उनका पथ माध्यम में सीधा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन का पथ माध्यम में जिगजैग रहता है। टेढ़ा मेढ़ा रहता है। ठीक है, और चित्र को बना लो, इसको जिगजैग वाले को। आगे लिखना, जब इलेक्ट्रॉन माध्यम में से होकर गुजरता है तो दो प्रक्रमों में ऊर्जा हानि होती है, जो कि निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट डाल देना आयनीकरण। देखना इसमें जब आपतित कण की गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, तब इनकी ऊर्जा हानि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, तब इनकी ऊर्जा हानि बाहरी आवेशित कणों की ऊर्जा हानि के समतुल्य होती है। और लिख दो इसको पूरा लिख दो इसको इसी तरह से, यहां तक, इससे नीचे का ये कंप्लीट कर देना। इक्वेशन नंबर 4 डाल देना इस पर।
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं 9.1 × 10⁻⁻⁻31। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है या पॉजिट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन के साथ ही अन्योन्य क्रिया कर रहा है, इसलिए कैपिटल एम स्मॉल एम के बराबर था, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर को हमने कितना लिख दिया, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। ठीक है, उससे इक्वेशन नंबर 4 आई। आगे लिखना है इसमें तो थोड़ा सा चेंजेस करेक्शन आया था इसमें इस वाली टर्म का 1.3232 का। इसके बाद देखो समीकरण 4 से अगर हम देखते हैं तो इसमें समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या हो रहा है, देखो कि वहां पर माइनस के dE/dx है वो प्रोपोर्शनल में आ रहा है Z1 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है E के। E क्या है, आने वाले आपतित कण की गतिज ऊर्जा के, उसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो माध्यम के परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है उसके प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा परमाणु का परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही ज्यादा वो ऊर्जा हानि वहां पर करके जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन वहां पर आ रहा है। और उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और उससे अगर ग्रेटर देन है तो उसके लिए जो होता है ब्रह्म-स्टर्लिंग विकिरण बोलते हैं इनको, ब्रह्म-स्टर्लिंग विकिरण या अवमंदित, ब्रह्म-स्टर्लिंग वर्ड से मतलब होता है अवमंदित, मतलब कम करना। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जिसकी एनर्जी कितने से ज्यादा है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, वो यदि माध्यम में एंटर कर रहा है तो वो लगातार वहां पर अप्रत्यास्थ टक्कर करेगा माध्यम के परमाणुओं के साथ, उनके कक्षीय इलेक्ट्रॉन के साथ, और वहां पर एनर्जी का जो लॉस करेगा एक्स विकिरणों के रूप में करेगा। किसके रूप में करेगा, एक्स विकिरणों के रूप में। तो वहां पर विकिरण भी निकल रही है और लगातार जो माध्यम में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो लगातार उसकी स्पीड भी डाउन होती हुई जा रही है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम, वहां पर विकिरण भी निकल रही है और वो लगातार अवमंदित भी होता हुआ जा रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम अवमंदित विकिरण। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कितनी एनर्जी लेकर आएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, लेकिन कम पर ये होगा। और वहां पर जो एनर्जी लॉस है माइनस के dE/dx वो प्रोपोर्शनल होगा Z1 के तो स्क्वायर और E के। उस स्थिति में जो प्रोपोर्शनलिटी आएगी वो ये आएगी, जबकि इस वाली स्थिति में लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वाली स्थिति है प्रोपोर्शनलिटी, और इसमें ये है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म-स्टर्लिंग विकिरण के लिए जो ऊर्जा हानि है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, Z1 स्क्वायर के और E के। इस तरह से फॉर्मूला 1 2 3 4 ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है, और उसमें पूछ सकता है। ऑप्शन वाले हालांकि तुम्हारे आते नहीं है क्वेश्चन, कंप्लीशन में पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें आगे समीकरण 4 से इसको लिख दो, माइनस के dE/dx प्रोपोर्शनल टू Z1/E लिखना। अतः आपतित कण की ऊर्जा में, अतः आपतित कण की ऊर्जा में इकाई दूरी चलने पर भी ऊर्जा हानि, अतः आपतित कण की ऊर्जा में इकाई दूरी चलने पर हुई ऊर्जा हानि माध्यम के परमाणुओं के परमाणु क्रमांक, माध्यम के परमाणुओं के परमाणु क्रमांक के समानुपाती एवं आपतित कण की गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माध्यम के परमाणुओं के परमाणु क्रमांक के समानुपाती एवं आपतित कण की गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी लेते हुए वहां पर आ रहे हैं। उस स्थिति में यदि ज्यादा लेकर आएंगे तो Z1 का स्क्वायर इंटू E के प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, उसे लिखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।